अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, ग्रीन्स थ्योरम लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को करवाया था जब हम थ्योरम्स की बात डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद सोल्व प्रॉब्लम, कुछ अनसोल्व प्रॉब्लम करवाई थी। आज नेक्स्ट मैंने बच्चों आप लोगों को स्टोक्स थ्योरम करवाना है। आज हम स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। अब देखिए स्टोक्स थ्योरम आपके पास क्या होता है। सबसे पहले इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इफ एस इज एन ओपन टू साइडेड सरफेस बाउंडेड बाय अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन इफ ए हैज कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, देन ए डॉट डी आर इक्वल होता है डबल इंटीग्रल डेल क्लोज ए एन टू डी एस वेयर सी इज ट्रांसवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। बेसिकली जब आप स्टोक्स थ्योरम की बात करते हो तो आप क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को किसी भी सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में चेंज करके देखते हो कि आपके पास उसका आंसर क्या आता है। लेकिन इस दफ़ा जब आप लोग इसको चेंज करते हो लाइन इंटीग्रल को, तो देखो लाइन इंटीग्रल जो होता है वो टेंजेंट की फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल होता है वो नॉर्मल कंपोनेंट के साथ आप लोगों के पास आ रहा होता है। यानी कि अब हमने क्लोज्ड इंटीग्रल का रिलेशन देखना है सरफेस इंटीग्रल के साथ, किस तरह आपके पास स्टोक्स थ्योरम में जोड़ा जाता है। देखिए इन अदर वर्ड्स क्या लिखा हुआ है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ए, यानी कि किसी भी वेक्टर फंक्शन का आपके पास जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल। ये थ्योरम ये स्टेट करता है वो सरफेस इंटीग्रल के इक्वल है। किस फॉर्म में इक्वल है कि जब नॉर्मल कंपोनेंट आपके पास डिस्कस हो रहा होता है, कर्ल ऑफ ए डिस्कस हो रहा होता है किसी भी सरफेस एस पे। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर देखें मैं इस चीज़ का प्रूफ स्टार्ट करने से पहले इन दोनों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कि फर्स्ट चीज़ को फर्स्ट टर्म के प्रूव करना है, सेकंड को सेकंड के, थर्ड टर्म को थर्ड के। पहले मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। उसके बाद किसी एक चीज़ के लिए इसको इक्वल प्रूव करूँगी और सिमिलरली कह के सेकंड और थर्ड साइड का बता दूंगी कि वो भी इक्वल आते हैं। आप देखिए अब मैं लेट कर लेती हूँ ए, मेरे पास कोई भी वेक्टर है A1i A2j A3 के, इसको मैं स्टोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर पुट करती हूँ ताकि मोर सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में आ जाए। अब देखिए जब ये वाली टर्म का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी यहाँ पे पुट करूँगी तो ए की जगह A1i A2j प्लस A3 की आ जाएगा एंड और डी एस। और यहाँ पे आपके पास जब इस टर्म की बात हो रही होगी आपको पता है डी आर आपके पास क्या होता है। डी आर बच्चों आप लोगों के पास बेसिकली होता है DXi प्लस डी वाई जे, क्योंकि जब तीन एलिमेंट्स की बात हो रही होती है, प्लस डी जे इंटू के। ये आर वेक्टर है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर आएगा। इसकी जब आप डॉट प्रोडक्ट इस वाले के साथ लोगे तो A1 dx A2 dy A3 dz ये आपके पास आ जाएगा। अब बेसिकली हमने फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के अगर इक्वल शो करवा दे तो सिमिलरली करके सेकंड को सेकंड और थर्ड को थर्ड के इक्वल शो करवा सकते हैं। अब इस थ्योरम के स्टार्ट से पहले देखिए उन्होंने आपको एक चीज़ कही हुई है यहाँ पे बेसिकली आपने फिर सरफेस की और क्लोज्ड इंटीग्रल की बात करनी है तो आपने उसकी प्रोजेक्शन देखनी है। जब भी आपने प्रोजेक्शन की बात करनी है, अब सरफेस में जब बात हो रही होती है तो दो दो प्लेन आते हैं। एक दफ़ा XY प्लेन की बात हो रही होगी, एक दफ़ा YZ प्लेन की बात हो रही होगी, एक दफ़ा ZX प्लेन की बात हो रही होगी। अब इन तीनों प्लेन्स में जब डिस्कशन करनी है, इन तीनों को एक एक वेरिएबल की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कह देती हूँ, लेट कर लेती हूँ, जब मैंने XY प्लेन की बात करनी है तो वो f ऑफ XY जो होगा वो Z के इक्वल होगा। जब मैंने YZ की बात करनी है वो प्लेन X के इक्वल होगा। जब मैंने ZX की प्लेन की बात करनी है उसका फंक्शन H होगा और वो Y के इक्वल होगा। यानी तीनों डिफरेंट प्लेन्स में XY YZ ZX के लिए मैंने एक एक फंक्शन उसको लेट कर लिया ताकि जब मैं उसको सॉल्व करूँ तो ये वाला फंक्शन मैंने यूज़ करना है। जब मैंने फर्स्ट प्लेन की बात करनी है तो मैं ये वाला Z इक्वल्स टू f ऑफ XY फंक्शन यूज़ करूँगी। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू देखें एस्टिमेट करती हूँ। सबसे पहले मैंने देखें लिख लिया कंसीडर, मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया जिसके अंदर जस्ट फर्स्ट टर्म इंक्लूड हो रही थी कि डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस AI इंटू एन डॉट DS। ये वाली जो टर्म है ना बच्चों, इसको फर्स्ट टर्म को मैंने उठा लिया। अब इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू ये वाली टर्म बनाने की कोशिश करूँगी। अब देखिए मैंने ये वाली टर्म लिख ली। अगर मैं इसको थ्रू डायग्राम भी शो करवाऊँ, ये देखें XYZ इसके लिए कोई रीजन हो रहा होगा, कोई सरफेस होगी जिसकी प्रोजेक्शन हमें कोई रीजन R मिल रही होगी जो कि क्लोज्ड कर्व C होगी। और देखें अगर ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमें पता है नॉर्मल आपके पास वेक्टर ज़रूर होगा। नॉर्मल वेक्टर होगा तो देखिए यहाँ पे Z आ रहा है, Z के अलोंग कोई K वेक्टर भी होगा और इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल गैमा बन रहा होगा। अब उसके बाद देखिए हम इसकी वैल्यू एस्टिमेट करते हैं। अब आपको पता है जब मैं इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लूँगी, क्रॉस में ऊपर IJ किया जाता है। फर्स्ट के कंपोनेंट पार्शियल ओवर पार्शियल X, पार्शियल ओवर पार्शियल Y, पार्शियल ओवर पार्शियल Z। अभी I वाला कंपोनेंट है तो I वाले कंपोनेंट की जगह A1 आ जाएगा, J और K का कोई कंपोनेंट नहीं है, वहाँ पे 0 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करूँ तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करूँ तो ये टर्म बाकी 0 हो जाएंगी। जब मैं इसके रिस्पेक्ट से एक्सपेंड करूँगी तो बच्चों आपके पास J इंटू दिस और ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके आपने ओपन करके ये फॉर्म लिख लेनी है। अब ये जिस टर्म की वैल्यू आई है उस टर्म की जगह पे आप उसकी वैल्यू पुट कर दो और डॉट NDS लेना था। अब देखिए जब मैं इसे
से एन वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो वेक्टर वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है। पहली टर्म एज इट इज़ एन की डॉट प्रोडक्ट जे के साथ आ जाएगी, माइनस ए कॉन्स्टेंट एज इट इज़ एन की डॉट प्रोडक्ट के साथ आ जाएगी और डी एस आपके पास बाहर आ जाएगा। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है।